हल्द्वानी पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। रोड शो में दिखी सीएम की भारी लोकप्रियता। नगर निगम श्रीनगर की मेयर सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए बनी नाक का सवाल। चुनाव प्रचार में जुटे दोनों दलों के प्रदेश स्तरीय कद्दावर नेता। कांग्रेस के कई नेता हुए बीजेपी में शामिल। नई टिहरी में शुरू हुई गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों के साथ की बैठक में दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड में मौसम को लेकर विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। उत्तराखंड में 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावनाएं। 17 जनवरी को मौसम सामान्य रहने की संभावना। उत्तराखंड में नगर निकाय का रण हुआ गंभीर। जोरों से प्रचार प्रसार में जुटी पार्टियां। सीएम धामी भी लगातार कर रहे जनसभा और रैलियां। जनता से कर रहे वोट की अपील। उत्तराखंड में नगर निकायों को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों को दे रही अंतिम रूप। सभी वरिष्ठ नेताओं को सौंपी जा रही जिम्मेदारी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रचारकों में शामिल। उत्तराखंड में बना चुनावी माहौल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बोला कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस मुगलिया सोच वाली पार्टी। कांग्रेस की नीति हमेशा से आक्रमणकारी मुगलों से मिलती रही है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाए जाने की तैयारी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा प्राधिकरण में यात्रा के दौरान संचालन में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, इस पर मंथन किया जाएगा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस के जुबानी हमलों पर किया पलटवार। कहा कांग्रेस के पास कुछ रह नहीं गया है, इसलिए उन्हें हर विषय में राजनीति नजर आती है। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान की इच्छा रखने वाले उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। देहरादून से प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही प्रदेश सरकार। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्न सिन्हा। और चले इसी के साथ अब बढ़ते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर, जहां पर बात हल्द्वानी की कर रहे हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हल्द्वानी सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच गए हैं और इसी के साथ हल्द्वानी में वहां पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की है। इसी के साथ रोड शो में सीएम की भारी लोकप्रियता देखी गई। स्थानीय जनता ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। तो बता दें आपको, निकाय चुनाव के मद्देनजर हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर उन्होंने रोड शो किया बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में। और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने जनता से वोट की अपील भी की। रोड शो में सीएम धामी की भारी लोकप्रियता देखी गई। स्थानीय लोगों ने फूल और मालाओं से सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया। वहीं नगर निगम श्रीनगर की मेयर सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। यहां दोनों दलों के प्रदेश स्तरीय कद्दावर नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और इसी के साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर में कई दिनों से डेरा डाला हुआ है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल और पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वार्डों में घूमकर वोट की अपील कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। श्रीनगर में कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर बीजेपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिला प्रभारी विजय कपरवाण और नगर निगम चुनाव प्रभारी और दायित्वधारी राज्य मंत्री रमेश गढ़िया की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए सभी लोगों को पटका पहनाकर उनका पार्टी में स्वागत किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन जो है भवानी गात्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ
और हमारे उमेश सिंह मेहरा जी जो कि कांग्रेस के पहले प्रदेश के सचिव रहे हैं, कैलाश चंद्र नौटियाल जी हमारे अभी भी प्रधान हैं न्यालगढ़ के, उनको भी बधाई दे रहा हूँ। प्रवीण कुमार जी को भी बधाई दे रहा हूँ। राजेश लाल जी को भी बधाई दे रहा हूँ। आशीष पुरोहित जी को मैं बधाई दे रहा हूँ। और मोहनचंद गायत्री जो कि हमारे ब्लॉक प्रमुख के पति हैं और कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता हैं, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग शामिल हुए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि भवानी गायत्री जी और मोहनचंद गायत्री जी, ये खिरसू ब्लॉक में कांग्रेस को खड़े करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और जब से मैं मंत्री बना हूँ तब से मैंने खिरसू ब्लॉक के लिए बहुत काम किया और आज नगर निगम के वो हिस्सा बन गए हैं। उनका गांव अब नगर निगम श्रीनगर में आ गया है और वो देख रहे थे कि जितने काम जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुए हैं इतने कभी नहीं। और इसलिए आज वो हमारे जो प्रत्याशी हैं आशा दीदी, यहाँ की मेयर की प्रत्याशी, आज वो भारतीय जनता पार्टी में इसलिए शामिल हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी में देखिए, जो मैं आज भाजपा में जुड़ी हूँ माननीय मंत्री जी के साथ, मैं उनके कार्यों से बहुत प्रसन्न थी और उनके व्यवहार से, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो छोटे बड़ों का सम्मान करते हैं, उनके इन विचारों को देख करके मैंने भारतीय जनता पार्टी पर माननीय मंत्री जी का साथ। हाँ, ये मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मंत्री जी मेरे कामों को पूरा करेंगे। जितने भी मेरे मन में था, जो हमारे खिरसू ब्लॉक के विपक्ष में के रहने के बावजूद जो काम रुके हुए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि माननीय मंत्री जी के द्वारा वो कार्य पूरे होंगे। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो छूटे हैं, बहुत सारा विकास भी हुआ है और कुछ काम ऐसे हैं कि जो अब करने नहीं, ऐसी कोई मजबूरी भी नहीं है, पर यह है कि जहाँ सम्मान मिलेगा। 30-35 साल से हमने कांग्रेस पार्टी का पूरा मतलब तन मन धन से, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहे हैं। तो जहाँ पे सम्मान नहीं होता है तो वहाँ पे मेरा मन बिल्कुल ये हो गया कि अब यहाँ छोड़ना ही चाहिए। देखो, एक हम भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, जिस परिवार जिस घर में जहाँ सम्मान नहीं है उस जगह को सीधा छोड़ना चाहिए। ऐसा है कि जहाँ जो पार्टी सम्मान न दे उस पार्टी में रहने अपना स्वाभिमान को भी ठेस पहुँचती है। और जब ठेस पहुँचती है तो आदमी जो है कहीं ना कहीं अपने निर्णय लेता है। और आज हम भाजपा में स्वेच्छा से आए हैं, ऐसा नहीं कि किसी दबाव में या किसी लालच में प्रलोभन में खुल के आए हैं। और इस समय जो है परचम जो है हम निश्चित है कि यहाँ भाजपा का लहराएंगे। और हम मोदी जी, माननीय मोदी जी के और योगी जी के जो कार्य हैं उनको देख कर भी प्रभावित हुए। इधर हमारे धन सिंह रावत जी ने बहुत विकास कार्य किए हैं, उसको भी देखते हुए हम अपने शहर के, हमारे क्षेत्र के विकास चाहते हैं, इसलिए हम ये इस पार्टी में शामिल हैं। और चलिए बात नई टिहरी की कर रहे हैं, जहां पर आज जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय के वीसी रूम में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर एक बैठक की, जहां जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया कि आज गणतंत्र दिवस को लेकर बैठक आयोजित की गई है और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी कार्यकालों में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसी के साथ कार्यालयों में ध्वजारोहण के बाद इसके बाद परेड और झांकियां भी निकाली जाएंगी और इस दौरान कई बड़े अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। देखिए, आज 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसको लेकर बैठक ली गई है और उसमें जो राज्य सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुसार समस्त राजकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण के साथ जो हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में, वहाँ पर भी सामूहिक ध्वजारोहण होगा और अब वहाँ पर परेड और झांकियों का भी वहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो उसके क्रम में सभी विभागीय अधिकारियों को डायरेक्शंस दिए गए। वहीं उत्तराखंड में मौसम को लेकर विभाग ने एक बार फिर पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड में 2500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसी के साथ आज 16 जनवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश का दौर भी जारी है। बारिश और बर्फबारी के चलते ठंडक में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और हालांकि उत्तराखंड मौसम विभाग ने
के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 17 जनवरी को मौसम सामान्य बना रहेगा। बिल्कुल, देखिए जो 2500 मीटर के आसपास तक है वहाँ तक बर्फ़बारी मिली है और करीब 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर तक इस तरह की बर्फ़बारी है, या फिर उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है। तो अगर मैं बात करूँ जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर, तो उनके तो 2200-2300 मीटर तक के भी जो एरियाज है वहाँ पर भी जो है 1 से 2 इंच तक बर्फ़बारी मिल जाएगी, और अभी ऑलरेडी भी 1 आध इंच तक वो मिली है। तो इस तरह की सिचुएशन है। रात में जो एक्टिविटी शुरू हुई है और आज 16 तारीख को भी ये कंटिन्यू करने वाली एक्टिविटी। तो आप ये कह सकते हैं कि आज 16 तारीख को जो है जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें अनेक जगहों तक बारिश है या बर्फ़बारी है, हल्की बहुत हल्की तक वो मिलेंगी, और जो बाकी भी जो एरियाज बचेंगे और डिस्ट्रिक्ट है हमारे उनमें भी कुछ जगहों तक बहुत हल्की से हल्की बारिश आपको देखने को मिलेगी। जो बर्फ़बारी वो 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है उन्हीं जगहों में हिल्स में वो मिल पाएगी। तो इस तरह की स्थिति है। वहीं बागेश्वर के प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर के सरयू, गोमती, बगड़ और ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में उत्तरायणी मेला 2025 चलाया जा रहा है। मेले को अच्छा बनाने के लिए नुमाइश मैदान में झूले, चरखे सहित सांस्कृतिक मंच का भी आयोजन किया गया है। दिन में मेला घूमने आए लोग चरखों में घूमने का मजा उठाते हैं, तो वहीं स्टार नाइटों का आनंद भी उठा रहे हैं। गोमती घाट पर कर्मकांड के साथ उपनयन संस्कार भी किए जा रहे हैं। वही बात राजधानी देहरादून की कर रहे हैं, जहां राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश हुई है। बारिश के कारण ठंड में इजाफा भी देखने को मिला है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कतें भी हो रही हैं। इसी के साथ बारिश से ठंड बढ़ गई है और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। तापमान में भारी गिरावट दर्ज किया गया है। कुछ दिनों से खिली धूप से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब अचानक मौसम बदलने से ठंड का कहर जो है वो लगातार जारी है। तो राजधानी देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बारिश के कारण ठंड में इजाफा देखने को मिला है। इसी के साथ बच्चों को स्कूल जाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से ठंड बढ़ गई है और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इसी के साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। वहीं प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो चुके महाकुंभ के लिए देहरादून से फाफामऊ रेलवे स्टेशन तक चलने वाली विशेष आरक्षित ट्रेन में रिजर्वेशन शुरू हो गया है। इस ट्रेन में एक बार में 1200 यात्री आवागमन कर सकेंगे। ट्रेन में 2 सामान्य, 2 स्लीपर और एक कोच ऐसी है जो कि 3rd AC सेकंड में भी होंगे। उत्तर रेलवे मंडल ने देहरादून वासियों को महाकुंभ में पहुंचाने के लिए विशेष आरक्षित ट्रेन दून फाफामऊ एक्सप्रेस शुरू की है, जिसको लेकर देहरादून के डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट विपुल नौटियाल ने बताया कि देहरादून रेलवे स्टेशन से फाफामऊ तक ट्रेन संचालित की जा रही है। ये ट्रेन देहरादून रेलवे स्टेशन से 18 जनवरी और 9 फरवरी को रवाना होकर हरिद्वार, नजीबाबाद, मुरादाबाद होते फाफामऊ पहुंचेगी। वहीं फाफामऊ रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन 19 जनवरी और 10 फरवरी को वापसी करेगी और देहरादून पहुंच जाएगी। ट्रेन में यात्रियों को सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के एक बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है, जिसके बाद अब कांग्रेस के हमले के बीच कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को हर विषय में राजनीति नजर आती है। कैबिनेट मंत्री ने सफाई देते हुए कहा कि मैंने अपने बयान में ये कहा था कि जिन जगहों पर सामान्य सीटें होती हैं वहां पर आमतौर पर पुरुषों को ही पार्टियां चुनावी मैदान में उतरती हैं। कोटद्वार नगर निगम से पहले भी एक महिला कांग्रेस की मेयर रही हैं। उनका टिकट काटकर दूसरी महिला को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं का पूरा सम्मान करता हूं। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भी महिलाओं को टिकट देना चाहिए। कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढती है, कुछ ना कुछ बोलना है, क्योंकि बोलने को कुछ रह तो नहीं किया। मैंने बहुत स्पष्ट कहा था कि सामान्यतः जनरल सीटों में हमेशा मेल को ही लड़ाने का काम किया गया और
वहाँ पर कहीं ना कहीं इसके पीछे ये कॉन्स्पिरेसी है कि कोटद्वार में नेतृत्व पैदा ना हो। और दूसरा कारण ये है कि अगर महिला को टिकट देना था तो मेरा ये कहा था मैं महिला में, क्योंकि वर्तमान मेयर महिला थी, तो पहला हक वर्तमान मेयर का बनता है कि उनको टिकट दे दिया जाए। इसका मतलब स्पष्ट है कि हार भी दिख रही थी कि स्पष्ट हार है, इसलिए वर्तमान मेयर को रिपीट नहीं किया और एक महिला को केवल बलि का बकरा केवल हराने के लिए बना दिया। तो ये मैंने अपने जो मेरी मंशा थी, मैंने यही वहाँ पर कहा महिलाओं का हम सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की तो कोटद्वार से विधायक की महिला है, कभी विधानसभा में भी टिकट देने की कोशिश करो ना। मेरा वहीं उत्तराखंड में 4 धाम यात्राओं के लिए प्राधिकरण बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी घोषणा कर चुके हैं। तो वहीं पर्यटन विभाग प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर निरंतर काम भी कर रहा है। इस विषय पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि प्राधिकरण में यात्रा के दौरान संचालन में किस तरह की सुविधा होनी चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है। इसके साथ ही धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसे के अनुरूप यात्रियों को वहां भेजा जाएगा ताकि यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए शासन स्तर पर बैठक की जा रही है। जल्द वो स्वयं भी प्राधिकरण की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक करेंगे। प्राधिकरण के अंदर जो यात्रा के संचालन को देखा जा रहा है कि संचालन के अंदर सुविधा दी जाए और कैरिंग कैपेसिटी जो जहां की है, जिस धाम की है, उस कैरिंग के सब कैपेसिटी के मुताबिक लोग पहुंचे, लोगों को सुविधा मिले, यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारा कहना है। और इसी के लिए जो है पहले आनंद वर्धन जी ने एक मीटिंग ले ली है, उसके बाद फिर मैं मीटिंग लूंगा और इसमें सभी के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के सुझाव लिए जाएंगे, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले हों चाहे सभी लोग हों। और हमारा ये मानना है कि जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लोग हैं और ट्रांसपोर्ट में जो काम करते हैं वो जीएसटी का बिल हमारे उत्तराखंड में काटें। अगर टैक्सी का जीएसटी का बिल दिल्ली में कटता है तो दिल्ली की स्टेट को लाभ होता है, उत्तराखंड को लाभ नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि यात्रा करने वाले, क्योंकि यात्रा को हरिद्वार से ऋषिकेश से प्रारंभ करते हैं, तो जीएसटी के समस्त बिल जो हैं वो उत्तराखंड में ही कटने चाहिए। अब बात अगर पिछले 1 साल की करें तो देश भर में चुनावी माहौल बना हुआ है। फिर वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या अब उत्तराखंड का निकाय चुनाव हो, चुनाव कोई भी हो, एक चीज सभी में समान रहती है, जो है पार्टियों की आपसी जुबानी जंग। खासकर की बात जब बीजेपी और कांग्रेस की कर रहे हों, क्योंकि उत्तराखंड के निकाय चुनाव में सीधी टक्कर इन्हीं दोनों के बीच है। हालांकि यहां यह कहना भी शायद गलत नहीं होगा कि जनता का रुझान केदारनाथ उपचुनाव की तरह ही इस बार भी बीजेपी के पक्ष में ही लग रहा है। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मुगलिया सोच वाली पार्टी है। कांग्रेस की नीति हमेशा से आक्रमणकारी मुगलों से मिलती रही है, जबकि बीजेपी विकास की सोच वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि देश को जोड़ने वाली बातें और आगे बढ़ाने वाली बातें जब भी की जाती हैं, कांग्रेस उनको नकारती नजर आती है। कश्मीर से धारा 370 हटाने का सभी ने स्वागत किया था, लेकिन कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। कांग्रेस ने यहां तक कहा कि अगर वो सत्ता में आई तो धारा 370 दोबारा से जम्मू कश्मीर में लागू करेगी। इसके साथ ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का भी सभी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से इसका भी विरोध करती नजर आ रही है। यही नहीं, कांग्रेस ने तो भगवान राम को भी काल्पनिक करार दे दिया था। हम जब समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि एक वर्ग को हम टारगेट कर रहे हैं, जबकि हम किसी वर्ग को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था तो उसको काल्पनिक बताते हैं। कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के बाद एक देश के अंदर बड़ा अभिशाप था, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं बन पाता था, नहीं था, उसको देश का अभिन्न अंग बनाने का काम धारा 370 समाप्त करी गई। उस धारा 370 को फिर से लागू करने की बात करती है, इसलिए उनकी सोच मुगलिया है। और वो जो वक्फ हमारे मंदिरों की ज़मीन है, गाँव की ज़मीन है, वो वक्फ बोर्ड को दिया गया है कई जगह पर। और इस प्रकार से हमेशा कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, हमेशा उनकी ये सोच रही है।
वहीं बात चमोली की कर रहे हैं, जहां पर चमोली के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। बता दें, सीएम धामी ने मुनि की रेती नगर पालिका परिषद से बीजेपी प्रत्याशी बीना जोशी और तपोवन नगर पंचायत से बीजेपी प्रत्याशी विनीता बिष्ट के लिए प्रचार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले प्रदेश में नकल की 60 गांठ होती थी और गरीबों के बच्चों का हक मारा जाता था। हमारी सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए नकल रोधी कानून बनाया और 100 से अधिक नकल माफिया को जेल भेजा। सीएम ने यह भी कहा कि अब तक 19,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शिता के साथ नौकरी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बोर्ड बनने वाला है। भाइयों बहनों, ये मुनिकीर्ति का क्षेत्र हो, तपोवन का क्षेत्र हो, ये ऋषिकेश का क्षेत्र हो, न केवल ये ऋषिकेश की पहचान हो, मुनिकीर्ति की पहचान हो, बल्कि ये हमारे प्रदेश की एक सांस्कृतिक धरोहर का भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। जैसा अभी सुबोध भाई ने बताया कि यहाँ लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में देश भर के श्रद्धालु, देश भर के पर्यटक यहाँ आते हैं। इसलिए इस क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता है। बहन बीना जी ने कहा, जो आप सबकी बहू भी है, यही की बेटी भी है, विनीता जी, जो लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं और ये जो जन सेवा के लिए जरूरी होता है, विकास को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है, उन सारे मानकों को ये पूरा करती हैं। और ये हमारी भी प्राथमिकता रहेगी कि कभी भी ये हमारे पास किसी भी काम के लिए आएंगी, आपके क्षेत्र से संबंधित किसी समस्या के लिए आएंगी, किसी विकास के काम के लिए आएंगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम उन सभी कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये आपके विश्वास पर भी खरा उतरने का काम करेंगी। आप सभी जानते हैं, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कुशल मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। यह हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, अग्रणी पंक्ति के राज्यों में शामिल है। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपका राज्य कई क्षेत्रों में आज अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। वर्ष 2023-24 की नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको प्राप्त करने में हमारा राज्य देश की रैंकिंग में पहले नंबर पर आया है। भाइयों बहनों, पूरे देश में हमको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं रोजगार देने के मामले में भी हम अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने आए हैं। हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड दर से 4.4% की कमी लाने में सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त अभी सुबोध भाई ने बताया कि समान नागरिक संहिता का कानून बनाने का काम देवभूमि उत्तराखंड में आजादी के बाद हम पहले राज्य हैं जहां के हर एक नागरिक को यह गौरव प्राप्त हो गया है कि उसने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बना दिया है। केवल सरकार ने नहीं बनाया है, ये कानून आप सब लोगों ने बनाया है। मुझे भाइयों बहनों, मीडिया के बड़े मंचों पर जब भी मुझे पूछते हैं कि आखिर उत्तराखंड में ही सबसे पहले कानून क्यों बना, इसको बनाने के पीछे क्या लक्ष्य था, क्या हेतु था, क्या उद्देश्य था, मैं कहता हूं कि इसका श्रेय, इस कानून को बनाने का श्रेय मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को देता हूं। क्योंकि 2022 के आम चुनाव में हम जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हम चुनाव में गए थे, तो हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ एक वायदा किया था, एक संकल्प किया था कि अगर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हम सबसे पहले अगर पहला एक निर्णय लेंगे, वो निर्णय लेंगे उत्तराखंड के अंदर रहने वाले हर वर्ग के लोगों के लिए, हर जाति के लोगों के लिए, हर पंथ के लोगों के लिए हम एक समान कानून लागू करेंगे, जो देश की आजादी के बाद देश का संकल्प रहा है, देश की प्रतीक्षा रही है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे, उस समय उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था। भाइयों बहनों,
हमने बाबा साहब के सपनों को देश के अंदर सबसे पहले लागू करने का और उन संकल्प को पूरा करने का काम किया है जो उन्होंने संविधान में हम इसका प्रावधान किया था। भाइयों बहनों, ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकली है। जैसे मां गंगा यहां से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये समान नागरिक संहिता की गंगोत्री, समान कानूनों की ये गंगोत्री पूरे देश को लाभान्वित करने का काम करेगी, आगे चलकर एक मार्ग दिखाने का काम करेगी। इसके अलावा हमने प्रदेश के अंदर सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। भाइयों बहनों, आप सबको पता है किस तरीके से नकल माफिया यहां हावी रहते थे और इन नकल माफियाओं की सांठगांठ किस प्रकार से होती थी, किस प्रकार से गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारा जाता था, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता था। भाइयों बहनों, हमने भाइयों बहनों जैसे ही हमको पता लगा कि ये नकल की सांठगांठ होती है, हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारा जाता है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनके साथ अन्याय होता है, हम एक मिनट भी पीछे नहीं हटे। भाइयों बहनों, हमने कहा कितना भी विरोध होगा हम उस विरोध को सह लेंगे, उस विरोध का सामना करेंगे, क्योंकि ये हमारे नौजवान युवा भाई बहनों के भविष्य का प्रश्न है। और हमने इस पर कार्रवाई करी, और कार्रवाई नहीं करी, 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और ये नकल अध्यादेश हम लेकर आए अभी 9 नवंबर 2024 को। हमारे राज्यवासियों को संबोधित करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस नकल के कानून का उल्लेख किया कि आज उत्तराखंड जो कानून बना रहा है, पूरा देश, पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी वो एक उदाहरण बन रहे हैं। भाइयों बहनों, ये नकल के कानून का परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में हमने रिकॉर्ड भर्तियां की हैं। 19,000 से भी ज्यादा नौजवान युवा भाई बहनों को हम नौकरियों में लगाने में सफल हुए हैं और पारदर्शिता के साथ हुए हैं। कहीं कोई नकल का मामला नहीं आया है। अभी हमारा पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया है इसी टिहरी जनपद के। चलिए, फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।